हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9 में चैप्टर नंबर 5 स्वराज्य की नींव। स्वराज्य की नींव विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी हुई एक एकांकी है और विष्णु प्रभाकर ने इस एकांकी को लिखते समय लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत हो, इसीलिए ये थोड़ा सा अंश एकांकी में दिया है। एकांकी में स्वतंत्रता के लिए जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जूझती रही, अपने अंत समय तक उसकी कुछ व्यथा इस चैप्टर में दी गई है। इसमें अलग अलग पात्रों के द्वारा नाट्य स्वरूप में ये चैप्टर दिखाया गया है। विष्णु प्रभाकर के बारे में यहाँ जन्म और निधन का उल्लेख नहीं किया गया है। आगे देखा जाए तो इसमें टोटल जो पात्र है, लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी है, मुंतर और जूही जो एक दासी भी है और उनकी सखी भी है, जो अंत समय तक रानी लक्ष्मीबाई साथ रहती। तात्या टोपे एक सेनापति है जो सेनापति का मुखिया है। रघुनाथ राव जो तात्या टोपे का साथीदार है और सेना नायक उसमें मुखिया तात्या है और पूरी सेना नायक का उल्लेख किया गया है। इतने पात्रों के द्वारा अलग अलग डायलॉग बोलकर इस एकांकी का बहुत ही खूबी से विष्णु प्रभाकर ने यहाँ निर्देश किया है। लेकिन हम आज इन्हें अलग अलग पॉइंट के द्वारा चैप्टर को समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले स्टोरी में देखा जाए तो स्टार्ट में ही रानी लक्ष्मीबाई की निराशा की बात की गई है। रानी लक्ष्मीबाई की आपने धारावाहिक या मूवी देखी होगी, उसमें आपको मालूम होगा कि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के बीच ऐसी फंस जाती है और अपने पति की मृत्यु होने के बाद जो गोद लिया हुआ बच्चा होता है उनको अंग्रेज सरकार राज सिंहासन पर नहीं बैठने देते या उसको हक नहीं देते हैं। इसलिए रानी अकेली अपनी सेना के साथ युद्ध करने के लिए झुंझुनती रहती है, लेकिन अंत में उसके साथ कोई साथ देने वाला या सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए उसके दिल में बहुत सारी निराशा है। तो इसमें पूरे चैप्टर में निराशा और युद्ध के लिए कैसे तैयारी की जाए, अलग अलग जो उसके पास सेनापति सेना जो है उसके शक्ति होने के बाद वो आज दुर्बल हो गए हैं, उसकी मनस्थिति का वर्णन किया गया है। निराशा की बात में देखा जाए तो निराशा की झांसी, कलापी, ग्वालियर स्वतंत्रता सेनानियों के हाथ से निकल गए हैं। स्वतंत्रता सेनानियों यानी कि खुद राजा और राजा के साथ रानी लक्ष्मीबाई, उनके पास जो सेना थी वो सारे लोगों के हाथ में से अंग्रेज सरकार ने झांसी, कलापी और ग्वालियर को अपने हिस्से में अपने हक में कर लिया था और केवल ग्वालियर का किला ही उनके हाथ में रहा था। उस किले को बचाने के लिए रानी कितने प्रयत्न करती है ये इस चैप्टर में बताया गया है। दूसरा पॉइंट देखें तो झांसी लेने का निश्चय, अटल निश्चय था झांसी रानी का, लक्ष्मीबाई का, कि मैं कोई भी कीमत पर ये जो लाल किला है, ग्वालियर का लाल किला है, मैं अंग्रेजों के हाथ में नहीं दूंगी, नहीं जाने दूंगी। इसलिए वो युद्ध के लिए तैयारी करना चाहती है, लेकिन युद्ध की तैयारी के लिए उसके पास योग्य सेनापति नहीं है, योग्य सेना दल नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, लेकिन फिर भी उसका निश्चय अटल है। आगे देखा जाए तो रानी की निराशा का कारण, इसके साथ साथ निराशा है, निश्चय है, लेकिन कुछ कारण ऐसे भी है कि शायद उसके मन में ये विचार ढंढोरते हैं और वो किसी को बता नहीं पाती, क्योंकि पहले के राजा आपको मालूम है कि देखा जाए तो हिस्ट्री में भी आपने बहुत सारा जाना होगा कि पहले के राजा के पास बहुत सारा धन था, संपत्ति थी, पद थे, लेकिन अपनी विलासिता में डूबने के कारण अन्य क्षेत्र में वो नहीं देखते थे, प्रजा का ध्यान नहीं रखते थे और साथ में अगर कोई राजा उस पर नजर रखता है, युद्ध करता है, तो युद्ध में कभी कभी उसको न मालूम होने पर भी हार जाते हैं और अपना हक खो बैठते हैं। यही रानी लक्ष्मीबाई का भी एक निराशा का कारण है। उसमें देखा जाए तो रानी के दुख का कारण है कि उनकी सेना के बड़े योद्धा राव साहब, बांदा के नवाब, रघुनाथ आदि विलास में डूबे हुए हैं। यानी कि जूही जो एक नर्तकी है, जो उसकी दासी होने के बाद पहले के समय में तो राजा क्या करते थे मनोरंजन के लिए, तो दासी या कोई ऐसी नर्तकी
वो विलास में डूबे हैं, उनको इतना भी ज्ञान नहीं है, इतना भी भान नहीं है कि हमारा राज्य हमारे हाथ में नहीं रहा है। और सिर्फ सेनापति और रघुनाथ एक सेनापति होने के बाद भी वो बाटा के जो नवाब थे और राव साहब थे उनके इशारे पे चलते थे, क्योंकि उनका तो वहाँ कुछ चलने वाला नहीं था। तो एक कारण ये था कि विलासिता में वो लोग डूब गए थे और उनको मनाने अगर जाती है रानी तो उनका कहा वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। आगे देखा जाए तो उनके पास शक्ति है फिर भी वह दुर्बल है, क्योंकि आज उनके पास बहुत सारी सेना होने के बाद भी वो दुर्बल हो गए हैं, क्योंकि वो अनुशासन में नहीं है। तात्या जैसे सेनापति होने के बाद सेना उनका कहा नहीं मानती है, अनुशासन नहीं करती है, या सेना युद्ध के लिए जितनी तैयारी होनी चाहिए उतनी तैयारी में नहीं है। आगे देखा जाए तो चैप्टर में जूही और मुंदर के कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, यानी कि जूही और मुंदर दो रानी की सखियां थी, दासी भी थी, और उसके साथ जूही तात्या और मुंदर रघुनाथ को प्रेम करती थी। जबकि रघुनाथ और तात्या जो थे वो क्या थे, नवाब और राव साहब के इशारे पे चलते थे, यानी कि वो रानी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन फिर भी वो प्रेम करने के बाद भी अपने स्वराज्य को ही महत्व देती थी। अपने स्वराज्य के लिए वो इस प्रेम को त्याग सकती थी, ठुकरा सकती थी। और जूही तो तब तक तैयार है कि वो अपनी तोप खाने को भी संभालने के लिए तैयार थी, जबकि वो काम कौन करती थी, स्त्री का काम नहीं था, पुरुष का काम था युद्ध करना। लेकिन इस चैप्टर में रानी, जूही और मुंदर इसके द्वारा बताया गया है कि स्त्री का कितना महत्व है। एक स्त्री होने के बाद भी, एक क्षत्रिय समाज में होने के बाद भी जो पुरुष और राजा जैसे लोग अय्याशी में, विलासिता में डूबे हुए हैं, लेकिन फिर भी स्त्री का महत्व बताया है और वो युद्ध करने के लिए तैयार होती है। उनमें कितनी तलब है अपने स्वराज्य की पाने के लिए, स्वराज्य की नींव को डालने के लिए। स्वराज्य की नींव माने कि उसका बेस ही क्लियर नहीं होता है तो वो बिल्डिंग किस प्रकार रुकेगी। यानी कि वो स्त्रियां स्वराज्य प्राप्त करने के लिए नींव तो डालती है, लेकिन नींव पर जो स्त्री के आधार पर नहीं चलने वाली है। युद्ध के लिए बहुत सारी सेना का या एक राजा का होना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे देखा जाए तो पेशवा की हर का दुख नहीं, उसमें बीच में ये सारी बातें चलती है तो पेशवा का जो राज्य था वो हार जाता है युद्ध में, लेकिन उस हार से भी रानी को कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि वो आंखें खोलकर नहीं बैठे थे। अब तक जो विलासिता चल रही थी वो विलासिता में डूब रहे थे और विलासिता से बाहर ही नहीं निकले थे, उनकी आंखें ही नहीं खुली थी। लेकिन अब जाकर जो हार गए हैं तो उनकी आंखें खुल जाएगी, इसलिए रानी को इसका भी दुख नहीं था। आगे देखा जाए तो युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश, यानी कि सबसे पहले तो ये तीन लोग ही, जो स्त्रियां थी, युद्ध के लिए अपने मन में ठान लिया था और तैयार हो जाती है, लक्ष्मीबाई, जूही और मुंदर। लेकिन उसी समय शायद सेनापति वहां आता है और इन सारे लोगों की बात सुन लेता है। सेनापति तात्या एक विश्वासी व्यक्ति था। रानी उस समय उनको बहुत बुरा कहती है, लेकिन तात्या फिर भी क्षमा मांगता है कि रानी मेरी भूल हो गई कि मैंने राव साहब और इन नवाब के बीच में मैं भी अय्याशी में डूबा हुआ था, मुझे भी ज्ञात नहीं रहा था, लेकिन मैं भी आज आपके लिए, आपके साथ युद्ध के लिए तैयार होना चाहता हूँ और मैं भी सेना को लेकर युद्ध के लिए आपके साथ आने को तैयार हूँ। तब जाकर वो महादेवी की जय जयकार करके युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और उसी समय रानी आदेश देती है कि युद्ध के लिए तैयारी की जाए। और उस समय ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक विधान दिया गया है कि जाओ तलवार संभालो, नुपुरों के झनकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। नुपुरों यानी कि जो पायल है वो पायल बजती है, नर्तकी यानी डांस करती है या नृत्य करती है, और उस नृत्य में जो राजा शराब या मदिरा पीकर अपनी अय्याशी में डूबे हैं उसको छोड़कर उस जगह पर अभी तोप चलाने का समय है, हमारे ग्वालियर के किले को बचाने का समय है, तो उस सारे स्थान पर तलवार संभालो और इस जो स्थान है, जो नुपुरों की आवाज आती है स्थान, उस स्थान पर तोपों का
गर्जन करो, यानी कि उस स्थान को छोड़कर युद्ध भूमि में आ जाओ। अगला पॉइंट देखा जाए तो रानी की चिंता ये भी है कि ये मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, क्योंकि रानी अंदर से बहुत टूट गई है। सारा वातावरण देखा जाए तो वो अपने आप में सोच रही है कि सेना इतनी हमारे पास नहीं है, इतना शक्ति बल नहीं है, तो शायद हमारी वीरता कलंकित न हो जाए, क्योंकि वो हार गई तो वीरता कलंकित होगी और अंतिम युद्ध के लिए वो तैयार है, उसके बाद शायद वो न भी रहे। ये इनकी चिंता का कारण था। अंत में बाबा गंगादास की वाणी एक उन्हें याद आती है, जो सबसे पहले चैप्टर में दी गई है। गंगादास ने कहा था, जो उनके पिताजी थे, कि केवल तपस्या, सेवा और बलिदान से ही स्वराज्य मिल सकता है। स्वराज्य यानी कि हमारे हाथ में नहीं था, अंग्रेजों के हाथ में चला गया है, और उसको वापस पाने के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण बात है? तपस्या करना, सेवा करना और बलिदान देना। उसमें बलिदान सबसे बड़ी अहम चीज है, क्योंकि युद्ध करते समय कितने ही सेना दल समाप्त हो जाएंगे, शायद महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है वो भी न रहे, वो भी युद्ध में अपनी आत्मा खो बैठे या अपना बलिदान देना पड़े। उसके साथ साथ स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना और स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, यानी कि सबसे पहले पत्थर बनना, यानी कि युद्ध भूमि में जुड़ना। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन युद्ध भूमि में हम जाएंगे नहीं, तो हम वो स्वराज की नींव कैसे कहेंगे? और अंत में बताया है कि स्वराज की नींव कौन कौन बनना चाहते हैं, तो लक्ष्मीबाई, मंगल और जूही, जो इस नींव का पत्थर है और पत्थर बनकर युद्ध भूमि में लड़कर अपने स्वराज्य को वापस पाने के लिए तत्पर है। लास्ट में चैप्टर में ये पूरा बैकग्राउंड बताया गया है कि इस प्रकार युद्ध होता है, और युद्ध खत्म होने के बाद पूरा अंधकार बताया गया है, और अंधकार में ये नहीं बताया है कि अंत में किसकी मृत्यु हुई है या किसने युद्ध भूमि में अपने आप को बलिदान कर दिया है। यानी कि लास्ट में हर हर महादेव कहकर ये चैप्टर समाप्त कर दिया गया है। यानी कि ये चैप्टर से हमें सीधा ये संदेश मिलता है कि 3 स्त्रियां होकर अगर युद्ध का प्लान कर सकती है, तो स्त्रियों का महत्व कितना ज्यादा इस चैप्टर में बताया गया है। अगर पुरुष भी, अगर राजा भी, अगर सेनापति और सेना भी युद्ध के लिए इतने तत्पर होते, तो शायद हमारा जो स्वराज्य था वो अंग्रेजों के हाथ में कतई नहीं जाता। थैंक यू।